नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विदय क्लासेस में। हमने पॉलिटी की क्लास को फर्स्ट क्लास पे संविधान सभा स्टार्ट करी थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। देखो, लास्ट शायद मैंने आपसे संविधान सभा की जो डिमांड है या उसका हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो डिस्कस मैंने आपसे किया था। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं, उसको और ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन प्लान जो मैंने आपसे कहा था उसको आज हम देख लेंगे और कैबिनेट मिशन प्लान देखने के बाद में अ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को देख लेंगे। तीसरी जो अपनी क्लास होगी इसके बाद वाली, देखिए मेरा मानना ये है कि 50 मिनट की क्लास इनिशियली आपकी पर्याप्त है। उसके बाद चाहे अपन 1 घंटे 2 घंटे इसको बढ़ा लेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करना। तो यदि अपन इनिशियली लेके चलते हैं इसको, तो कल जो अपना क्लास रहेगी पॉलिटी की, उस पॉलिटी में अपन जो इसकी जो कमिटीज बनी हुई हैं, संविधान सभा की समिति बनी हुई है, उन सभी समिति को बड़े अच्छे से कर लेंगे। उसके अंदर के मेंबर्स वगैरह कौन कौन है उनको भी देखने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम उसी थर्ड सेशन में ही, चाहे वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी सेशन में प्रीवियस ईयर के इसके जो यूपीएससी में या आरएस ने भी जो प्रश्न पूछे हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो अपना ये संविधान सभा वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये अपनी बेसिकली आगे मैथोडोलॉजी रहने वाली है। हमने क्या देख लिया था? हमने देखो संविधान सभा की मांग देखी थी, उसमें हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव देखा था कि 1895 से हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज विधेयक लेके आए थे, उसके माध्यम से प्रथम अप्रत्यक्ष मांग करी थी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना में भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को जो प्रदान कर दिया गया था, तो उसके बदले में हमने कहा था नहीं, सब हमें दो, हम ही बनाएंगे, हमारा हम ही बनाएंगे। उसके बाद गांधी जी 1922, 5 जनवरी 1922 में गांधी जी ने प्रत्यक्ष मांग की थी, है ना, प्रथम बार प्रत्यक्ष मांग करी थी कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रिटिश संसद का यह कोई उपहार है। देखो, उसके बाद के सीक्वेंस में कल मैंने आपसे एक पॉइंट रह गया था, उसको आज देख लो। 1928 की एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, उस इंपॉर्टेंट इवेंट को हमें नहीं छोड़ना चाहिए है। आवाज वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर ध्यान रखेंगे। देखो, एक डेट आप ध्यान रखना, 19 मई 1928, 19 मई 1928, 19 मई 1928 को क्या हुआ था साहब? देखो, इस समय बंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। क्या एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था? सर्वदलीय क्या हुआ था दोस्तों? सम्मेलन हुआ था। इसमें पंडित लाल मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और जो सम्मेलन हुआ था वो किस विषय पर हुआ था? वह हुआ था भारत के संविधान के सिद्धांतों, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस सब्जेक्ट पर वहां पर ये सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, आप कई बार सुनते होंगे। एक समिति का गठन किया गया था जिसने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ही आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसी रिपोर्ट को आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट का उद्भव ध्यान में आ गया। बंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में एक कमेटी गठित की गई, समिति गठित की गई। और इस समिति ने, विषय क्या था इस समिति का? ध्यान रखना, भारत के संविधान के सिद्धांत, भारत के संविधान के सिद्धांत, इस विषय पर क्या हुआ था मेरे दोस्तों? ये सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन की जो रिपोर्ट थी, जिसको आप क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट मतलब इस समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 10 अगस्त को। कब प्रस्तुत करी थी मेरे दोस्तों? 10 अगस्त को इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, वही 1928 में। ठीक है ना, 1928 में ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। और ध्यान रखना, अब कभी भी नेहरू रिपोर्ट की बात आ जाए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए,
एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट का जो उद्भव हुआ, या नेहरू रिपोर्ट की जो हेडिंग क्या थी, भारत के संविधान के सिद्धांत, इसी को आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये हुआ कहाँ था, कहाँ पर ये रिपोर्ट बनी? ये मुंबई में बनी, और उसके लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक कमेटी गठित करी, और इसी कमेटी ने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी। क्लियर? और एक दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, इस नेहरू रिपोर्ट को इस नेहरू रिपोर्ट को हमारे भारत में दो एक्रोनिम से बड़ा जाना जाता है। ब्लूप्रिंट, जब संविधान के ब्लूप्रिंट की बात आती है, जब हम कहते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट, ध्यान रखना संविधान का ब्लूप्रिंट क्या है? संविधान का ब्लूप्रिंट ये नेहरू रिपोर्ट ही है। संविधान का ब्लूप्रिंट ये नेहरू रिपोर्ट ही है, ध्यान रखना। और कई बार एक सेंटेंस और आता है कि संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास, कि देश के संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास, इसको संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास भी अपने कहते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये पॉइंट अपना कल रह गया था, जिसको अपन ने आज कंप्लीट कर दिया। तो ये ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं भैया? कि संविधान का ब्लूप्रिंट कौन सा है? संविधान का ब्लूप्रिंट ही नेहरू रिपोर्ट ही है। संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास कब हुआ था? संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास नेहरू रिपोर्ट के रूप में 10 अगस्त 1928 को इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके रूप में हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपना कल रह गया था। चलो आगे बढ़े। उसके बाद हमने 1934 में एम एन राय साहब ने जो संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, उसके बारे में चर्चा करी। 1935, मतलब 34 में इन्होंने बोला, 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अपने मंच पर उठाना स्टार्ट कर दिया था कि भैया संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1938 के अधिवेशन में नेहरू जी ने तो क्लियर कट ही कह दिया था कि साहब नहीं, क्या करो, वयस मताधिकार के आधार पर क्या करो, संविधान सभा में चुनाव करवाओ। फिर 1940 की बात आ गई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार भी कर लिया था। क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के बाद अपने कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन फेल रहा था, कैबिनेट मिशन आया था। दो लोग लॉलीपॉप आई थी, पहले क्रिप्स मिशन साहब लेके आए थे, फिर कैबिनेट मिशन साहब लेके आए थे। मेरे यहाँ के खिड़की है ना, तो उस खिड़की से धूप आती रहती है, और बाहर बच्चे बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं। तो पढ़ते पढ़ाते हुए बड़े आनंददायक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। मैंने इसको क्या बड़ा कॉम्पैक्ट नहीं बनाया। जब स्टूडियो की बात हुई थी, तो अपनी प्रतिष्ठान पे है, तो मैंने कहा देखो भैया, मेरे को बंद कमरा नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए, खिड़की खिड़की तो चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं तो सामान्यतः स्टूडियो बड़े पैक होते हैं। हाँ, चलो कहाँ थे हम? हाँ, कल का हमने रिवीजन कर लिया। कैबिनेट मिशन जो था अपना, जिसमें संविधान सभा के गठन किए गए थे, और उसमें हमने कल देखा था शिमला समझौता, कि शिमला समझौता असफल हो गया था। हाँ, उसके बाद ही ये राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली साहब ने एक मिशन भेजा था, जिसको अब कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसी में हमने आगे देखा था कि उसके साथ साथ कौन कौन तीन जने आए थे। एक भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी पैट्रिक लॉरेंस करके आए थे, और दो अन्य सदस्य और थे। एक नौसेना प्रमुख था, और एक वहां का व्यापार बोर्ड का प्रमुख था, या अध्यक्ष बोल लीजिए। नौसेना प्रमुख अलेक्जेंडर साहब थे, और व्यापार बोर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। 24 मार्च 1946 को ये भारत में पहुंचे थे, और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी योजना का प्रकाशन कर दिया था। ये बात हमने कल देख ली थी ना। चलिए, तो अब हम कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसको एक बार समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना की जो मुख्य बातें हैं उसको आपको समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके देखते हैं।
पहली देखो, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, इसने क्या बोला, एक यूनियन बनाओ, एक यूनियन बनाने का प्रस्ताव दिया, क्या, एक संघ बनाने का इसने प्रस्ताव दिया, जो ब्रिटिश इंडिया, जिसको कल हमने देखा था, ब्रिटिश भारत तथा देसी रजवाड़ों से मिलकर बनेगा। ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये क्या पाकिस्तान भी लेने का मन करता है मेरा, तो हमेशा जो क्या है, मेरा जो मैप है राजस्थान से पाकिस्तान में जरूर पहुंच जाता है, थोड़े दिन बाद ईरान तक पहुंच जाएगा। ये जो अखंड भारत था, तो अखंड भारत लेने का हमेशा मेरा मैप बनता है, तो यहाँ तक पहुंचता ही पहुंचता है। ये तो चलो जोक की बात है, पता नहीं कब हम ले पाएंगे। अब देखो, जैसे कि इनके जो जो एरियाज थे, देसी रियासतों वाले जो एरियाज थे, इन देसी रियासतों के चंक प्लस जो ब्रिटिश भारत था, उसको यदि आप मिला दोगे, तो इन्होंने क्या बोला, एक यूनियन बनाओ। इसीलिए कुछ समितियां आप देखते हैं संविधान सभा की, जो यूनियन से रिलेटेड हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सब, ये यूनियन से रिलेटेड समिति बनाने का कहाँ से मतलब आ गया। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि एक संघ बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो ब्रिटिश इंडिया और देसी रजवाड़ों से मिलकर बनी थी। ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों को मिलकर क्या बनाने का इनके बोला है कि ये संघ बनाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, देखो कुछ विषय होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना, सेंट्रल लिस्ट होती है, अपनी स्टेट लिस्ट होती है, ऐसे ही इसमें इन्होंने कहा कि रक्षा, संचार और विदेश मामले, ये कहाँ किसके पास रहेंगे, ये संघ के पास रहेंगे, यूनियन के पास रहेंगे। हाँ, और अन्य सभी मामले रजवाड़ों एवं प्रांतों के पास रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट की इन्होंने कही, इन्होंने तीन सब्जेक्ट की ही, जो तीनों सब्जेक्ट डायरेक्टली किसको इफेक्ट करते हैं, यूनियन की बाउंड्रीज को इफेक्ट करते हैं। डिफेंस, जिसको आप बोलेंगे रक्षा, दूसरा संचार, कम्युनिकेशन, रक्षा हो गया, संचार हो गया, ठीक है ना, और तीसरा था अपना फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले। रक्षा, संचार और विदेशी मामले, ये तीनों मामले कैसे थे, जो संघ के पास रहेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी मैटर हैं, वो सारे मैटर किसके पास चल जाएंगे, वो सारे मैटर आपके हो जाएंगे रजवाड़ों के पास या प्रांतों के पास। बाकी विषय कहाँ चल जाएंगे, रजवाड़ों के पास और प्रांतों के पास। ये बात आपको क्लियर है। चलिए, तीसरी बात, इसी कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था, उसको अस्वीकृत कर दिया था। ये हमने कल भी देखा था। भारत विभाजन का जो मेरे दोस्तों प्रस्ताव था, वो बंधुओं इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। क्लियर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आ गई। चौथा पॉइंट, भारत को इन्होंने क्या किया था, ABC तीन भागों में बांट दिया था। अर्थात इसको आप ऐसे समझे, एक मध्य स्तरीय प्रशासकीय ढांचा बनाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने पाकिस्तान का विकल्प खोज लिया था। इसी के अंतर्गत ABC, तो इसने क्या किया, देश को तीन भागों में बांटा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। क्लियर।
ये बात भी आपको ध्यान में आ गया। इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके पीछे का बीज क्या था? पाकिस्तान का विकल्प खोजना ही था। ठीक है। इसके बाद का इनका एक और विषय था कि भारत का संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जो ब्रिटिश भारत, देसी रजवाड़े तथा इंपॉर्टेंट चीफ कमिश्नर के सदस्यों से मिलकर बनेगी। इन्होंने क्या बोला था? एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनेगी। देखो, इन शब्दों को ध्यान दिया करो। मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार इन शब्दों के बारे में ध्यान आपको 2 या 3 बार पढ़ने के बाद होता है, लेकिन मैं आपको इनिशियली जो जोर दे के जिन शब्दों पे कहता हूं, देखो चीफ कमिश्नरी पे ऑलरेडी अपने पास प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं उनको हम देखेंगे कि चीफ कमिश्नरी में कौन कौन से थे, बाकी डिविजन्स में कौन कौन से थे, उनको हम देखेंगे। किन किन को मिलके बनाएंगे साहब? ब्रिटिश भारत, देसी रियासतें, जैसे अजमेर था चीफ कमिश्नरशिप थी, देसी रियासतें, इसीलिए उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था जब हमारा आज़ादी मिली थी तब। देसी रियासतें, और प्लस में आप कर दीजिए सीसी, करता हूं इसको, सीसी मीन्स चीफ कमिश्नरशिप, जहां पे चीफ कमिश्नरी का एक तरीके से कार्यालय था। इनके सदस्यों से मिलकर बनेगी। ब्रिटिश भारत के सदस्य, देसी रियासतों के सदस्य और चीफ कमिश्नरी के सदस्य, इन तीनों से मिलके ये संविधान सभा का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान में आ गया। और ध्यान रखो, संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण राजवाड़ों के मामले में तो क्या था? नॉमिनेशन था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के मामलों में क्या था? विधान सभाओं द्वारा चुनाव के माध्यम से हम भेज रहे थे। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईएएस में पूछा भी जा चुका है कि ब्रिटिश भारत से जो सदस्यों को चुनाव हुआ था वो किस माध्यम, चुनाव का माध्यम क्या था? तो स्टेट असेंबली मैंने आपको कल लिखवाया था, अगर यदि आपको ध्यान हो तो इसी को कह देंगे विधान सभाओं से चुन के भेजे थे। विधान सभाओं द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाएगा, ये किया जाएगा बेसिकली। ये किसने बोला था? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ब्रिटिश भारत वाला। ये आईएएस में आपके पूछा गया, एक बार नहीं, दो दो बार पूछा गया है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि मनोनयन जो सदस्यों का हुआ है, किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, ये अपने यूपीएससी में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। कितनी बार? 2 बार प्रश्न पूछा गया है। क्लियर। और संविधान सभा में अपने प्रोसेस का नियम ये क्या है? खुद बनाएगी। कौन? जो भी संविधान सभा बनेगी ये खुद ही तय करेगी कि भैया किस प्रकार से प्रक्रिया चलाई जानी है, उस प्रक्रियाओं के नियम ये खुद बनाएंगे। इसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान में आ गई। तो संविधान सभा में आप ये भी कह सकते हैं प्रक्रियाएं खुद तय करेंगे, इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में आ गई। चलिए अगला पॉइंट देखें। एक इंटरिम गवर्नमेंट की इन्होंने बात करी थी, अंतरिम सरकार की, कि हम क्या करेंगे, एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। आपको ध्यान भी होगा कि अंतरिम सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत हमने, हमारे प्री में क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में ये मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो बने थे इंटरिम गवर्नमेंट में इनको बना दिया था साहब प्रधानमंत्री। गजब का ही वो इंसिडेंस हुआ था जब इस चचा जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। 1 वोट मिला था भाई को, 1 या 3 वोट, बाकी सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मिले थे। तो डेमोक्रेसी की हत्या तो जब ही हो गई थी, डेमोक्रेसी की हत्या तो जब ही हो गई थी, कहीं का लोकतंत्र। चलिए कहाँ थे हम? हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इन्होंने कहा एक अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रोविजन इनने किया, तथा इस आधार पर इन्होंने वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भी भेजा। लाडला था जवाहरलाल नेहरू साहब। 12 अगस्त 1946, वो डेट कौन सी थी? 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण भेजा, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार तो करनी था, तो रूठ गया था, जब वोट नहीं मिले तो रूठ गया था। फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कर लगाई तरकीब कि लाडले को बढ़ाना ही पड़ेगा भैया,
अंग्रेजों को स्थापित करवाना है। तो चलिए कहाँ थे हम, अंतरिम सरकार पे। ये तो कही थी कैबिनेट मिशन ने, और इसकी परिणति हमने कहाँ देखी थी, इसकी परिणति हमने 12 अगस्त 1946 को देखी। 12 अगस्त 1946 को हमने इसकी परिणति देखी, जब लॉर्ड माउंट बैटन ने नेहरू को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलेंगे इसको, अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। अच्छा, आपको आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क तो मालूम है ना, कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आज आप एक आमंत्रण और निमंत्रण का भेद समझना। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, देखो कहां तक हो गया हमारा, 6। क्योंकि जब तक आप दोस्तों एक कैबिनेट मिशन को समझोगे नहीं ना, तो संविधान सभा की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे हम। तब तक हम संविधान सभा की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट हो गया, चलो आगे बढ़ो। देखो इसमें जो नेहरू ने बात कही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए। कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत था, वो सैद्धांतिक रूप से तो सहमति जता दी थी कि हाँ साहब बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शन हम कराना चाहिए, मतलब वोटिंग करानी चाहिए। हाँ, लेकिन भारत की जो परिस्थिति थी उसमें दोस्तों ये जो वयस्क मताधिकार था इतना प्रैक्टिकल नहीं माना इन्होंने। और इन्होंने कहा कि साहब आप एक काम करो, संविधान सभा के सदस्यों को जो आपकी प्रांतीय विधान सभाएं वहां से इनडायरेक्टली इलेक्ट कर लो। तो मैं इसमें यूं लिख देता हूं, वयस्क मताधिकार सैद्धांतिक रूप से तो इनने माना था, है ना, लेकिन एप्लीकेबल क्या किया इनने, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकारा। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ऐसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन को इन्होंने चुना। जैसा मैंने आपको कल बताया था, जो प्रांतीय विधान मंडल थे वहां से इन्होंने क्या किया, सब ऐसे ऐसे हर प्रांत और राज्यों से प्रतिनिधित्व के लिए कि साहब आप यहां से हमें सदस्य भेजोगे, और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल हो जाएंगे, और आपके साथ में हो जाएंगे राज्यों के, राज्य प्रांतीय विधानमंडल और स्टेट्स में, मतलब प्रांत अलग थे राज्य अलग थे, ये ध्यान रखना। स्टेट्स की डेफिनेशन अलग अलग थी, इसलिए मैंने इसको प्रांतीय और राज्य लिखा है। प्रांतीय और राज्यों से क्या करेंगे, सदस्य चुन के भेजेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। और ये जो प्रतिनिधित्व के लिए सदस्य आएंगे, इसके लिए जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 10 लाख पर एक, 10 लाख पर कितने सदस्य, एक सदस्य आपको चुनकर भेजना है। ये प्रावधान कैबिनेट मिशन ने बोला था। और कैबिनेट मिशन ने जो कैलकुलेशन करी थी संविधान सभा के सदस्यों के लिए, उसको भी ध्यान करो, जो हमने कल देखी थी। यही कर देता हूं 8वां। क्या बोला था कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने बोला कि साहब कि संविधान सभा में कितने मेंबर होने चाहिए, 3, 8, 9 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य होने चाहिए, जिसका विभाजन हमने देखा था इनके अनुसार। 292 जो आपके मेंबर रहेंगे वो तो कहां से रहेंगे, ब्रिटिश प्रांतों से रहेंगे। अभी ध्यान देना, कल के में आज के में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्चुअली में हुआ क्या था और कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रिटिश प्रांतों से कितने आएंगे, 292 आएंगे। अब देखो ध्यान रखो, 4 सदस्य कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे, सीसी क्षेत्रों, चीफ चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे।
4 और 2 6, 6 हो गए ना, मतलब 3 बच गए, मतलब कितने बच गए? 93। और 93 सदस्य कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। क्लियर है? ये कल भी हमने देखा था, आगे लिखने की जरूरत है क्या? ब्रैकेट में लिख रहा हूं देसी, समझ जाना, देसी मतलब हमारे देश की रियासतों की बात हो रही है। यहां तक आपको स्पष्ट है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अब देखो इसका ना जो विभाजन हमने देखा है 389 वाले का, पहला तो आपने ये देख लिया एक, इसके कुछ और पार्ट्स हैं उनको भी हाथों हाथ देख लो। 389 को हमने बांटा, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी, 93 हो गया हमारे देसी रियासतों में। अब जो ब्रिटिश प्रांतों के, ध्यान रखो, ब्रिटिश प्रांतों के 92 सदस्यों के 3 वर्ग बने। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों ना, 3 वर्ग बने। और 3 वर्ग कौन कौन से बने थे? इनको बांटा था क, ख और ग। क, ख, ध्यान कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आता है आरएस में, तो तुम्हें इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा एक ना एक। जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें एक या दो प्रश्न मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ध्यान रखो 3 वर्ग बनाए, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग बनाए गए ब्रिटिश प्रांतों के। तो क्लियर है? ठीक है, जिसमें 92 सदस्यों के अंतर्गत थे। इन 92 को तो क ख ग वर्ग में बांटा। क्लियर है? अब हम क वर्ग की बात करते हैं। देखो इसको मैं एक टेबल बना देता हूं, टेबल। इसमें टेबल का प्रोविजन तो है, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे वो तो। क, ख, क। अपने आरएस में तो पूछा भी गया ये क्वेश्चन, डी में क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन से वर्ग में आता है। क वर्ग तो आपको रटे हुए होने चाहिए, आपको क वर्ग तो रटे हुए होने चाहिए। क्लियर? क वर्ग तो आपको रटे हुए होने चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों अभी तक एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी तक स्ट्राइक नहीं पड़ा तो भैया गलत बात है। 92 होंगे क्या ब्रिटिश प्रांत? तो 2 लगा दूं वापस? ठीक है, 292। अगर पढ़ते पढ़ते कहीं इतने राजी हो रहे हो कि भूल ही जाओगे गुरुजी लिख के रहे हैं, तो ठीक नहीं। मैंने इसको यहीं पर रेक्टिफाई कर दिया। और देखो यार, वो लाइव क्लास में जो था उसमें बड़ी समस्या थी, वो साला ऐप वाला जो था उसने मेरा मन बड़ा खट्टा किया। अब वो जो लाइव क्लास अपन लेते हैं ना, उसमें जो क्वालिटी थी वो बड़ी पैथेटिक, बड़ी पुअर टाइप की थी। और हमने बड़े परेशान हो गए। कल हमारा एक दिन उसको इंटीग्रेशन में भी लग गया था 10 तारीख को। मैंने कहा यार अभी तो अपन ने चालू किया और अभी ऐसी समस्या आ गई। तो फिर मुझे वो याद आई एक डॉक्यूमेंट्री, किसकी? फिजिक्स वाले की। तो उस भाई की भी जो पहली क्लास थी वो भी ऐसी बलि चढ़ गई थी, उसका तो क्रैश ही हो गया था, ऐप ही क्रैश हो गया था। तो मैंने ठीक है, आ रही हैं बाधाएं, पार करेंगे इसको। फिर हमने सोचा कि नहीं, जो बाकी लोग कर रहे हैं एक बार वैसे ही करते हैं, कि अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अपने विद्यार्थियों को एक बार आप प्रोवाइड करा दें, उससे वो तैयारी करेंगे और कोई समस्या आएंगी तो बताएंगे, और इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि उन बालकों को किसी भी प्रकार की समस्या आवे ही नहीं। ऐसा हमने तय किया। और ये नए तरीके से आपके सामने फिर हम दोबारा से उपस्थित हो गए। हाँ, चलिए कहाँ था मैं? 292। क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, ये 3 वर्ग बनाए थे। क वर्ग को आपको अच्छे से ध्यान कर लेना चाहिए, कौन कौन से थे? ये तो रट ही लेना, क वर्ग वाले तो मद्रास, मद्रास प्रोविंस आपने सुना ही होगा। बॉम्बे जिसको मुंबई बोलते हैं, याद करा दूंगा मैं आपको। एक आपका था यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आप बोलते हैं संयुक्त प्रांत।
एक, दो, तीन। एक बिहार को भी याद कर लो। किसको? बिहार को भी। बिहार से पहले मैं क्या करता हूं, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, यहीं से एक क्वेश्चन आया था। एक वर्ग को मैं तारा लगा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करना। याद करने के लिए, संयुक्त प्रांत और एक मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश जो बोलते हैं, एक आपका संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और इसके अलावा दो और थे, दो और थे, वो थे आपके बरार और उड़ीसा। जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये ध्यान में आ जाएगा। दो और थे, बरार और उड़ीसा। 6 हो गए। कितने आ गए? कितने आ गए मेरे दोस्तों? ये आ गए। क वर्ग के तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क वर्ग के तो ध्यान रखना। हाँ, ये जो क वर्ग के 6 जने हैं, मतलब 6 आपके प्रोविंस हैं, इस प्रोविंस से कितने भैया चुन के भेजने थे? इस प्रोविंस से, क वर्ग से आपके 392, 10 और 5 380, और ये आपके बचे 1 2 1 8 7 187। हाँ, ये कितने आ गए आपके? 187। 187 सदस्य चुन के भेजने थे हमें। ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बेसिकली बाइफिकेशन तय हुआ था। 187 सदस्य चुन के भेजने थे। इसका बाइफिकेशन कैसा था? हमने कल देखा था, मुसलमान और सामान्य और सिख, इस प्रकार से हमने बांटे थे। और यहाँ पर तो भैया दो ही सीटें आपकी डिवाइड हुई थी, एक सामान्य वाली और एक मुस्लिम वाली। इनकी भी सीटें क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। इनकी भी मेरे दोस्तों सीटें फिक्स कर दी थी। सामान्य की कितनी सीटें थी? इससे 20 कम थी। 187 में 20 कम कर लो, कितनी? 167। और मुस्लिम की कितनी थी? 20 थी। देखो मैं इसको आराम से इसलिए लेके चल रहा हूँ, ये ऐसे फैक्ट हैं कि दिमाग से घुल हो जाते हैं। एक बार आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया, फिर इसका रिवीजन तुरंत कर लिया 2-3 बार, तो जीवन का संकट खत्म हो जाएगा आगे का इस टॉपिक। और इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है, और कहीं अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैं भैया कम पढ़ाऊँ अच्छा पढ़ाऊँ कम पढ़ाऊँ तो भी ये सारी चीजें कराते ही कराता हूँ, मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। क्लियर? सामान्य के कितने थे? 167। और मुस्लिम कितने थे? 20। हमें क वर्ग से कितने चुन के भेजने थे? 187 सदस्य हमें चुन के भेजने थे। क्लियर है? वर्ग ख में कौन से आ गए? देखो आपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सुना होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपने सुना होगा। हाँ, लाल कमीज वाले अपने बाबा, जिसको गांधी जी ने एस्तेसी करवा दी थी, वो भाई हाथ जोड़ते लिखे कि तुमने बंटवारा कर दिया, हमें रहना ही नहीं है, हमें रहना ही नहीं है, हमारा क्या होगा? हमारे हमारे इस एरिया को तो मिला तो बलूचिस्तान, जो आज भी नासूर बना दिया। बहुत गलतियां हुई हैं भाइयों, जो हमारे शिक्षा पद्धति में हमें कभी बताई भी नहीं, कई ऐसी बातें हुई हैं। चलिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जो था, कौन सा, सॉरी सीमा प्रांत जो था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और इसी में सिंध, पंजाब, सिंध, पंजाब, ये आपके किस में आ गए थे? ख वर्ग में आ गए थे। क्लियर है? कितने सदस्य? 35। ठीक है, कितने सदस्य? 35 सदस्य। इसमें से भैया वही बंटवारा किया इन्होंने, चूंकि यहाँ पर पंजाब है, सिंध है, यहाँ पर सिख भी थे, और हमने देखा 3 संप्रदाय के माध्यम से इन्होंने बांट दी थी सीटों को। कौन कौन सी? एक मुस्लिम, एक सिख, और एक आपका सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम थे इसमें भैया, मुसलमानों का डोमिनेटेड एरिया ये 22। अब तो वैसे भी पूरा भारत होने वाला है। 22 किसके थे? इनके थे। और 4 किसके थे? सिख के थे। 4 किसके थे? सिख के। 9 बज गए। कितने बज गए? 9। 9 हो गए आपके सामान्य के। तो ख वर्ग से भैया कितने सीटें थी अपने सदस्यों के लिए? आपके 35 थी। 35 में से 22 मोमडनों के पास थी, 4 सिखों के पास थी, और 4 और 9 बच गई जो सामान्य, इनका निर्वाचन होना था।
अंतिम बच गया ख वर्ग। कौन सा बच गया? ख वर्ग। देखो इसमें बंगाल और असम था, इसमें मेरे दोस्तों कौन सा था? बंगाल और असम। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें था बंगाल और असम। देखो अब कितने बच गए? 7 और 5 12, 8 9 22 225। ठीक है। अब यहाँ थे भैया बंगाल और असम में 70। कितने? 70। सत्तर। इसको देख लें। इसमें भी भैया वही, सिख तो यहाँ पर है नहीं बंगाल में और आसाम में, मतलब इतनी जनसंख्या नहीं थी कि आप उनको प्रतिनिधित्व दो। प्रतिनिधित्व इन्होंने क्या कर दिया था, आपको उसकी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्होंने कर दिया था। तो यहाँ पर भैया 36 तो मुसलमान थे। किसने? 36 सीट तो किसकी थी? मुस्लिम्स की थी 70 में से। और देखो 36 इनकी है मुस्लिमों की, और आपके बाकी की जो बच गई सामान्य कितनी है? 34। ये आपके जनरल। वैसे बंगाल तो पूरा ही बांग्लादेश बन चुका है, सब पाकिस्तान वो दारुल हरब में लगे हुए हैं वो। ये ध्यान रखना 36 और 34, 36 और 34। ये क्लियर है? ये क्लियर है आपको? कवर खबर और गवर ब्रिटिश प्रांतों के। और आपने देखा भी था कि ब्रिटिश प्रांतों में जो सीटों का निर्धारण है मेरे प्यारे दोस्तों कैसे किया गया? मुस्लिम, सिख और सामान्य के रेशो में किया गया। क्लियर? और कल हमने देखा था कि जो उनका निर्वाचन, ये बेसिकली कैबिनेट मिशन ने ही बोला था, और कल आपने देखा था कि इसका निर्वाचन जो होगा वो कैसे होगा? एकल संक्रमण की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाना था। ये सारी बातें कैबिनेट मिशन ने बोली हैं, है ना। और देसी रियासतों में प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाएगा? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा ही किया जाएगा। ये देखो बाय डिफॉल्ट बात है, इसको भी लिखाऊं क्या आप कहें तो? मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूं। 8 9 कर लेता हूं। 9 9 कर लेते। क्लियर? 9 में ध्यान रखना कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव नॉमिनेटेड थे, मैं नॉमिनेटेड लिख दूंगा बस, ठीक है। आप और मैं तो नॉमिनेट कर नहीं सकते, तो वहां की देसी रियासतों के ठिकानेदार ये राजा ही करेगा। ये कौन थे मेरे दोस्तों? नॉमिनेटेड थे। ये क्लियर था? इसके बाद कौन बच गए थे? एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान कर लेना, निर्वाचन जो हमने देखा था, एकल संक्रमणीय, मतलब कि एक जने जाके वोट देगा ना। एकल संक्रमण की समानुपातिक क्लियर है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। देसी रियासतों वाला भी देख। अब एक बच गया वो चीफ कमिश्नर वाला, वो पॉइंट भी देख लो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आधा से आएगा, पूरा से आएगा कमिश्नरी में, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आधा ही आएगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हमने कौन कौन से देखे थे? देखो अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। ठीक है, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग। तो अजमेर की बात करें अपने तो पहले अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें, अजमेर मेरवाड़ा से कौन गए थे? ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कैबिनेट मिशन प्लान का तो यही है जो ब्लैक में मैंने लिखा है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो सदस्य चुन के गए थे वो ध्यान रखें आप। बिहारी जी कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट
ये यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी हमारे अजमेर से चुन के गए थे, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से। केवल अजमेर कहना तो ठीक नहीं होगा। हाँ, और दूसरा था आपका दिल्ली। दिल्ली, देखो हमारे रिप्रेजेंटेशन तो शुरू से ही रहा है, मोमडनों का फालतू बकवास करते हैं, भारत जैसा कोई देश नहीं इनके लिए। हाँ, कौन गए थे दिल्ली से? आसफ अली। कौन गए थे पहले? आसफ अली। और इसके बाद कौन गए थे? देखो आसफ अली के बाद कौन गए थे? देश बंधु गुप्ता। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देश बंधु, देश बंधु गुप्ता। ठीक है, अब तीसरा बच गया अपना कुर्ग। हाँ, कुर्ग को क्या कहते थे? कोडगु कहते थे, कोडगु। ये एकमात्र ऐसा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जहां सीएम पुनक्का, जो कुर्ग विधान परिषद द्वारा निर्वाचित किए गए थे, उन्हीं को बेसिकली प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। क्लियर? सीएम पुनाका। तो आप तो नाम ध्यान कर लेना, एग्जामिनर पूछेगा तो फिर ये सीएम पुनाका भी पूछ सकता है आरएस में, तो है ना, यहाँ भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। या तो कुर्ग आएगा या कुड़गू, कुर्ग या कुड़गू या कोड़गू भी आ सकता है ना। तो इनमें से या तो कुर्ग में, वो ये भी दे सकता है नाम, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका ऑफिशियली नेम है ये कड़गू या कोड़गू, इनमें से कोई सा एक नाम आ जाएगा। स्पष्ट है? कुर्ग से कौन गए थे? सीएम पुनाका। ये विधान परिषद थी, एकमात्र वहां से गए थे, सीएम पुनाका, विधान परिषद। विधान परिषद। वाह क्या बात है, तुम्हारे कितने बढ़िया शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। हाँ, 16 मई 1946 को इनको कैबिनेट घोषणा जो कर दी थी, उसके अंतर्गत यही थे। क्लियर? चलो, यहां तक आपने मोटी मोटी सारी बातें देख ली। अब जो मैं आपके साथ कुछ कल के फैक्ट्स और जोड़वाना चाह रहा था इसमें, वो फैक्ट्स और जोड़ लेते हैं हम। ऐसे मतलब स्टडी नोट्स भी कह सकते हो, फैक्ट्स भी कह सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन खूब बनते हैं। हाँ, देखो, अगर आपके पास इस प्रकार से स्टेटमेंट आ जावे कि यह जो संस्था थी, संविधान सभा थी, सॉरी, ये आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी, जो हमने कल भी देखा था स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। और ये भी आपको मालूम है कि जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटें के लिए निर्वाचन हुआ, जो हमने इससे पहले देख लिया। ये तो हमने बाइफिकेशन किसका देखा था? कैबिनेट मिशन का देखा था। इफेक्टिवली कितने का हुआ था? 296 सीटों के लिए हुआ था, जो केवल क्या थी? ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी। बाकी की तो क्या था? देसी रियासतों ने मना कर दिया था, मुस्लिम लीग ने क्या बोल दिया था कि साहब हम नहीं, हम भी नहीं लड़ रहे, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब राजी हो गए थे तो 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ, और उसका रिजल्ट हमने देखा था। 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें अन्य सदस्यों को प्राप्त हुई, जो हमने कल ऑलरेडी देख चुका है। हाँ, इसमें एक आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट का, एक नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। हाँ, सोमनाथ लाहिड़ी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये सब लोग पाकिस्तान के गीत गाने वाले थे, जब, सॉरी, चाइना के, जब चाइना ने हमारे यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, तो इन कम्युनिस्टों ने खूब दुआ मांगी थी चाइना के लिए, खूब स्पाई किया था भारत के खिलाफ। सोमनाथ लाहिड़ी ये एकमात्र ऐसे कम्युनिस्ट थे, एकमात्र एकमात्र ऐसे कम्युनिस्ट थे जो किसमें चुने गए थे? आपके सदस्य के रूप में चुने गए थे। कौन? सोमनाथ लिहाड़ी, एकमात्र साम्यवादी, जो किसमें सदस्य के रूप में चुने गए थे ना। क्लियर है? यहां तक कोई संकट, कोई समस्या?
और ये जो सोमनाथ लाड़ी जी थे, जैसे भारत विभाजन हुआ तो ये फिर सदस्य भी नहीं रहे। हाँ, ये केवल 3 अधिवेशनों तक रहे थे, 3 अधिवेशन तक ही संविधान सभा के सदस्य रहे थे। और 3 व्यक्ति हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अरे एक है लाहिड़ी, है ना, एक है सॉरी जो तेज तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। तेज बहादुर सप्रू और जेपी जयप्रकाश नारायण, ये जो तीनों व्यक्ति थे, इन इन तीनों का संविधान सभा के लिए चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछेगा ना तो इनका ध्यान रखना, इन तीनों ने चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं मैं ना, चुनाव नहीं लड़ा। इन तीनों ने, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और जो सिख थे, सिखों ने प्रारंभ में निर्वाचन का बहिष्कार किया था, लेकिन 1946 अगस्त में ये सम्मिलित होने की इन्होंने घोषणा कर दी थी। और चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6th शेड्यूल पर आधारित थी। ये भी ध्यान रखना, जितने भी चुनाव हुए थे हमारे संविधान में, महत्वपूर्ण योगदान 1935 एक्ट का भी है। उसके बहुत सारे अधिकतर प्रावधान ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूं की उतारे गए हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1935 का जो हमारा एक्ट था उसी का एक वृहद रूप हमारा संविधान है वर्तमान जो आप देखते हो। तो क्या बोला था मैंने, 1935, क्या 1935 के अधिनियम की 6th शेड्यूल, 1935 एक्ट की 6th शेड्यूल के अंतर्गत ही क्या हुए थे, ये चुनाव संपन्न कराए गए थे। 6th शेड्यूल के अंतर्गत ही आपके ये चुनाव संपन्न कराए गए थे। और ध्यान रखना, कर, संपत्ति, हाँ, और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मत का अधिकार था। आप कितना कर देते हो, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसी के आधार पर मत अधिकार था। इंपॉर्टेंट, लाल रंग पे लिख देता हूं, कर, संपत्ति, देखा है आपने, शैक्षणिक योग्यताएं, कौन चुन रहा है, कौन संविधान बना रहा है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मत अधिकार दिया। ये किसी न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में आया भी है, और या यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं ये वाला, कौन कौन से 3 माध्यम थे जिसके आधार पर आपको मत का अधिकार था, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। इज इट क्लियर? हाँ, चलो। और देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व के तरीके पर तो मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था भाई आप ही भेज दो। हाँ, और जो प्रारंभिक बैठक हुई थी स्टार्टिंग में, आप सभी को मालूम है कि देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान आया तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि भेजने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत बढ़िया, एक पक्ष आपका पूरा हुआ फैक्ट्स का। एक हेडिंग डाल के अपने नोट्स और क्रिएट करना। देखो मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे लूंगा, लेकिन मेरे हमेशा सबसे आग्रह यही रहता है कि भाई अपने हाथ से आपको नोट्स बनाओगे ना, उसी के माध्यम से आप जो मेहनत करोगे वो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। उस मेहनत का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए लोड आपको नहीं लेनी है। 53 मिनट की क्लास होगी। चलिए, एक इंपॉर्टेंट ये बेसिकली चीज थी, इसको भी कराना मुझे जरूरी है, उसको भी देख लो। देखो, कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति बनी थी, और वैसे ही भैया इस समय गवर्नमेंट है राजस्थान में, और अपना बखान करने के लिए पूरा जोर लगाएगी, जगह लगाएगी, एग्जाम में भी आएंगे। जैसे जोधपुर के संबंधित क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जोधपुर के संबंधित क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। आग मीच के उसको जोधपुर जिस ऑप्शन में हो उसको टिक लगा के आ जाओ, वो ठीक हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की यदि बात करूं तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946,
8 जुलाई 8 जुलाई 1946, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, जिसको आप कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने संविधान सभा के लिए मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ड्राफ्ट करने के लिए। इसके सदस्य कौन कौन, ध्यान रखना, ये कांग्रेस की तो बनाई गई विशेषज्ञ समिति है, संविधान सभा की बनाई गई समिति अलग है, ये ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। कौन कौन सदस्य थे? 8 सदस्य थे इसके, 8 सदस्य थे। एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, एक थे जवाहरलाल नेहरू, और एक थे अपने एम आसफ अली, दिल्ली से जो चुने थे, एम आसिफ अली, नेहरू, आसिफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मुंशी, देखो मैं भी तो इतना लिख रहा हूं भाई, नहीं तो मैं भी पीडीएफ बना के तुम्हें टिका देता, लेकिन वो क्या ठीक नहीं है। हाँ, हेडिंग वेडिंग की तो पीडीएफ बनवा लो, लेकिन बाकी तो क्या, जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है ना पढ़ाने का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, एम आसिफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, है ना। और आपके थे केटी शाह और गाडगिल, केटी शाह, केटी शाह और गाडगिल, गाडगिल का अपना पूरा नाम था आर गाडगिल, है ना, डी आर गाडगिल, सॉरी, डी आर गाडगिल। एक अपने वो था हुमायूं कबूर, हुमायूं कबीर, हुमायूं, भारत में रहते हैं फिर भी कैसे नाम रखते हो भाई, हमारे यहीं के रख लो, हुमायूं, अपने हिसाब से देख लेना भाई इसको, हुमायूं कबीर, क्या था, हुमायूं कबीर। मेरी हवा निकल गई अभी, पूरे शरीर का खून सूख गया था। मैंने कहा वो कहीं कैमरा, जो ये वॉइस ऑफ तो नहीं है, मैंने कहा इतना सब कुछ पढ़ा लिखा है सब बेकार हो जाता। क्या था, हुमायूं कबीर। और अपने थे के संतानम, के के संतानम, के संतानम को तो आप जानते हो ना, जो सेकंड वित्त आयोग था अपना, सेकंड जो फाइनेंस कमीशन था, इसके अध्यक्ष थे, सेकंड फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके यूपीएससी आरएस सबके संकट दूर हो जाएंगे, ये सबके संकट दूर हो जाएंगे। एक बार आपने कर लिया तो आपके यूपीएससी के, आरएस के, सबके संकट इस टॉपिक के तो एटलीस्ट दूर हो ही जाएंगे, इस टॉपिक के तो दूर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो और देख लो। एक तो आप देखो, इसमें जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। एग्जामिनर पूछ ना लें इसलिए बता रहा हूँ। समिति की जो 2 बैठक थी, पहली बैठक ही आपसे पूछ लेंगे, ये बताओ कि ये जो समिति थी, विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, दूसरी मुंबई चले गए थे, ठीक है। पहली बैठक, पहली बैठक दिल्ली, और ये दिल्ली से इन्होंने गेड़ा मारा द्वितीय बैठक में मुंबई। द्वितीय बैठक में कहाँ पहुंच गए ये, मुंबई पहुंच गए। क्लियर है, हाँ। अब देखो ये जो बैठक हुई थी ना, इसमें खूब टीका टिप्पणी हुई थी, क्या प्रोसेस अपनाना है संविधान सभा में, क्या विभिन्न समितियां बनानी है, हाँ, नियुक्ति के प्रश्नों, संविधान सभा के पहले सत्र में क्या उद्देश्य लेके आए, किस प्रकार का संकल्प प्रारूप, संकल्प पत्र हो, उसकी ड्राफ्टिंग कैसी हो, इन सब पर विस्तृत बात हुई थी, इस पे विस्तृत बात हुई थी। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपका विशेषज्ञ समिति का, ये आपने देख ही लिया। और तो कुछ इम्पोर्टेंट बात क्या थी यार इसमें, देखो अभी आई थिंक बाकी तो अपने सारी बातें कर ली। अब जो बातें अपन करेंगे वो करेंगे
कमिटीज़ की जो समितियां बनी थी हम उस पर आ जाएंगे अब। और हमने जो संविधान सभा की 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख वो सारे हमने देखी थे, कितने दिनों में बने, कौन कौन सी कितनी बैठकें हुई। अब जो फैक्ट्स बेस के जितने भी मैटर है ना, माल मसाला, उसके बारे में हम कल अच्छे से चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। कुछ अपन क्वेश्चंस देख लेंगे प्रीवियस ईयर के कैसे आ रहे हैं। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी ना पुपड़ी वाले की, कि खिड़की में से आराम से दृश्य देखो बाहर का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हाँ चलिए, तो मोटा मोटा हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिया है। अब जो बचा हुआ कुछ छोटा छोटा एस्पेक्ट है वो कल कर लेंगे, तो हमारी ये संविधान सभा वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक ज़्यादा नहीं है पॉलिटी में, लेकिन उनकी गहनता ज़्यादा है। परीक्षा के जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी प्रकृति थोड़ी सी विशेष है, केवल ये संकट वाली बात है। अब आपको क्या करना है, जो भी अपने मित्र हैं जो ERO में सिलेक्शन आपको बैच में लेना चाहते हैं, तो उन सबको भी लाओ। जितने ज़्यादा बालक आएंगे तो हम आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और मोटिवेशन भी हमारा फिर हाई होगा। हाँ, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, इसको फिर कल आगे बढ़ाएंगे। राम राम साहब।